हेलो दोस्तों, तो सीखा एनएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पहले भी एनएम फर्स्ट ईयर का वीडियो बना के डाले हुए हैं फिर, लेकिन बीच में किसी कारणवश हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो फिर अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। पर डे अब वीडियो बनाएंगे। तो पहला चैप्टर था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसका हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके थे। हेल्थ प्रमोशन का भी 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और आज हम प्राइमरी हेल्थ केयर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर का फर्स्ट चैप्टर है रोग की अवधारणा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, रोग की अवधारणा। तो हम पहले रोग की परिभाषा पढ़ेंगे कि रोग की परिभाषा क्या होता है। इसमें जब शरीर या मन में कोई गड़बड़ हो और हम अस्वस्थ महसूस करें, उसे डिडीज कहते हैं। शरीर हो गया या मन हो गया, तो शरीर में अगर गड़बड़ी महसूस हो तो शरीर में हमारे सर्दी जुकाम बुखार, तो ये हमारे शरीर में होगा, तो हमको वहां पे गड़बड़ी महसूस होगी। मन में हो गया जैसे कि थका मतलब मानसिक तनाव, बेचैनी, घबराहट, तो ये मन में होता है। तो शरीर का रोग और मन का रोग दोनों में गड़बड़ी महसूस हो तो हम एक अस्वस्थ महसूस करेंगे। तो क्या हो गया, ये एक रोग की परिभाषा हो गया। एकदम इजी परिभाषा, मतलब एकदम, ये तो बुक की लाइन का परिभाषा है, लेकिन हम एकदम इजी परिभाषा बता रहे हैं। जब शरीर या मन ठीक से काम न करे और आदमी खुद को बीमार महसूस करे, तो उसे हम रोग कहते हैं। तो ये एकदम इजी परिभाषा है। तो या तो आपको ये बुक वाला ठीक लगे तो आप उसको याद कर सकती हैं, नहीं तो आप इसको भी याद कर सकती हैं। तो जो अच्छा लगेगा आप उसको याद कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट है रोग के कारण, मतलब रोग के कारण क्या हो सकते हैं। तो रोग के कारण, तो रोग का कारण अदृश्य जीवाणु है। इसको समाप्त करने रोगों से सुरक्षा हो सकती है। रोगों का कारण न केवल जीवाणु है बल्कि स्वयं मनुष्य है तथा उसके आसपास का वातावरण भी है। अतः पता चला कि रोग के मुख्य रूप से 3 कारण है। जैसे रोग का कारण कोई एक नहीं हो सकता, जिसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये जीवाणु से ही होता है या फिर ये विषाणु से भी होता है। इसका कारण मनुष्य भी हो सकता है या फिर उसके आसपास का वातावरण भी रोग के कारण बनते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि रोग सिर्फ कीटाणु या जीवाणु से ही नहीं होते, बल्कि इंसान खुद और आसपास का वातावरण भी रोग का कारण बनते हैं। इनके मुख्य 3 कारक होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन तीन कारक हैं उसके बारे में। तो रोग के कारण है, पहला है अभिकर्ता, दूसरा है व्यक्ति, तीसरा है वातावरण। जो अभिकर्ता होता है वो क्या, मतलब अभिकर्ता का क्या परिभाषा है, या तो ये सीधे बीमारी पैदा करता है या फिर ये बीमारी लेके आता है, वो अभिकर्ता होता है। अभिकर्ता को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला है भौतिक कारण। तो भौतिक कारण क्या होता है, तो कोई बीमारी या फिर चीज शरीर को नुकसान पहुंचाए और बीमारी हो जाए, उसे भौतिक कारण कहते हैं। तो जैसे में सर्दी में अगर हम लोग ठंड पानी या फिर हवा में रहेंगे तो सर्दी जुकाम या ठंडा लग जाता है। वही गर्मी के समय में ज्यादा देर तक धूप में रहेंगे, हम लोग को लू लग जाती है। तो ये भौतिक कारण होता है। दूसरा है रासायनिक कारण। तो रासायनिक कारण हो गया जैसे जो चीज खाने पीने छूने या शरीर शरीर को नुकसान पहुंचाए, वही रासायनिक कारण होता है। जैसे इसके मतलब रासायनिक कारण में कौन कौन से चीज हो सकते हैं, जैसे में हो गया जहर में कीटनाशक हो गया, चूहे मारने वाली दवा हो गया, या फिर खराब या ज्यादा दवा, गलत दवा, या फिर दवा की मात्रा अधिक ले लेना, ये सब होती हैं। ये सब रासायनिक कारण होते हैं। तीसरा है जैविक कारक या जैविक अभिकर्ता। तो इसका परिभाषा हो गया जैसे कि जब बीमारी छोटे छोटे कीटाणुओं से होती है तो उसे जैविक कारण कहते हैं। तो जैविक कारण में क्या हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी या प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया, तो
बैक्टीरिया को, जिससे हम लोग हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, इससे होने वाले रोग हो गए, टीबी हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, और फिर यही वायरस से हो गया, जैसे जैसे चिकन पॉक्स, खसरा। फंगस से कौन सी बीमारी हो सकती है? दांत, खाद, खजूली, ये फंगस से बीमारी, जिसको हम लोग हिंदी में फंगस को कवक बोलते हैं। और परजीवी या प्रोटोजोआ, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब मच्छर के काटने से बीमारी होती है। तो ये जैविक कारक होते हैं। तो अगला है पोषाहारीय कारण या अभिकर्ता। तो जब शरीर को सही और पूरा खाना न मिले, तब होने वाली बीमारी को पोषाहारीय कारण कहते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? या तो हम लोग सही खाना नहीं खाते हैं, या फिर कम खाते हैं, फिर बहुत जो हम लोग का डोज होता है पोषण युक्त, या तो हम लोग कम लेते हैं या फिर तो ज्यादा लेते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? शरीर कमजोर हो जाएगा, बच्चा दुबला हो जाएगा। और क्वाशियोरकर और मरासमस प्रोटीन की कमी से ही होने वाली बीमारी है। फिर विटामिन की कमी हो जाएगी अगर हम भोजन सही से नहीं लेंगे तो। फिर खनिज की कमी हो जाएगी। ये सब क्या होगा? जब हम सही मात्रा में पोषण के पदार्थ नहीं लेंगे, तब ये सब चीजें, ये रोग हो सकती है हमारे शरीर के अंदर। जैसे आयरन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाएगा तो एनीमिया रोग हो जाता है। ये अधिकतर महिलाओं में पाया जाता है, और पुरुषों में अधिकतर हार्ट अटैक के मरीज पाए जाते हैं। तो अगला है व्यक्ति। तो व्यक्ति की परिभाषा जैसे कि रोग की उत्पत्ति में व्यक्ति का होना अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति के कुछ विशेष ऐसे कारक होते हैं जो रोग उत्पन्न के लिए जवाबदेह होते हैं। तो इसका कहने का मतलब हो गया, जैसे रोग होने में व्यक्ति का होना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। किसी का शरीर किसी के शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है, या फिर किसी के अंदर कम होता है, या फिर कोई व्यक्ति ज्यादा ताकतवर होता है, या फिर कोई होता है तो दुबला पतला होता है। इसीलिए बीमारी सबको एक जैसी नहीं लगती है। तो इसमें पहला है उम्र। उम्र में हो गया, बच्चों जल्दी बीमार पड़ते हैं, या फिर बूढ़े भी होते हैं, वो भी जल्दी बीमार पड़ते हैं उम्र में। लेकिन एक किशोर व्यक्ति जो होता है वो उतना जल्दी नहीं होता है जितना बच्चे और बूढ़े में इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई रोग हो गया जितना जल्दी पकड़ता है। दूसरा है लिंग। तो महिलाओं में अधिकतर बीमारी होती है जो एनीमिया हम लोग कहते हैं, ये अधिकतर महिलाओं में पाया जाता है। और पुरुषों में हार्ट अटैक की बीमारी होती है, जो सबसे ज्यादा पुरुषों में देखने को मिलता है ये बीमारी। तो अगला है कुपोषण। तो कुपोषण में क्या होता है? अगर आदमी को सही से खाना न मिले तो शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारी हो जाती है। जैसे खाना कम मिलना, कमजोरी हो गया। आयरन नहीं मिलना मतलब खून की कमी हो गई। और बच्चों को दूध दाल नहीं मिलता है तो कुपोषण रोग हो जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि खाने का डोज सही मात्रा में लेना चाहिए हर एक व्यक्ति को। बच्चे का न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग होता है, उनको प्रतिदिन कितना डोज देना चाहिए, महिलाओं को कितना देना चाहिए, पुरुष को कितना देना चाहिए, जो काम करते हैं उनको कितना देना चाहिए, ये सब हम फर्स्ट यूनिट में, हेल्थ प्रमोशन के फर्स्ट यूनिट में बता चुके हैं। तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अगला है गलत व्यवहार। जैसे गलत आदत की वजह से भी हो सकता है। जब आदमी गलत आदत अपनाता है तो खुद बीमारी बुलाता है। जैसे कोई किसी को सर सफाई में रहना नहीं पसंद रहता है, कैसा भी रूम रहे या घर के बाहर कितनों भी गंदगी रहे वो लोग रह लेते हैं। तो ये अपना व्यवहार है, गलत व्यवहार वो लोग खुद अपने से करते हैं, चाहे तो वहां पे सफाई भी कर सकते हैं। तो गलत गंदगी में रहना हो गया। फिर हाथ धोए बिना खाना खाना हो गया, बहुत लोग का आदत है बिना हाथ धोए खाना खाने की। या फिर शराब या फिर तंबाकू का सेवन करना का, या फिर देर रात तक जगना, ये सब गलत व्यवहार होता है, तो ये व्यक्ति खुद करता है। अगला है व्यवसाय पेशा। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे बीमारी हो जाती है, या काम धंधे के कारण होने वाली बीमारी को व्यवसाय जन्य
रोग कहते हैं जो व्यवसाय। व्यवसाय तो पता ही है, तो जैसे खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते टाइम अगर हम लोग चेहरे पर मास्क या मुंह नहीं बांधते हैं तो जहर का असर हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, या फिर बहुत वजन उठाना, कमर में दर्द होने लगता है, सांस से होने वाली बीमारी होती है। अगला तीसरा पॉइंट है वातावरण। तो इसका परिभाषा है वातावरण भी रोग संक्रमण या रोग होने का कारण होता है। स्वस्थ वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर उतना ही पड़ता है जितना कि खराब वातावरण का शरीर पर नुकसान। इसका कहने का मतलब होता है अगर आसपास गंदगी हो तो बीमारी अपने आप आ जाती है। जितना स्वस्थ वातावरण पे प्रभाव पड़ता है उतना गंदगी में रहेंगे तो भी हमारे शरीर को उतना ही खराब, हमारे शरीर को नुकसान करेगा। जैसे खराब वातावरण में हो गया गंदा पानी, गंदी हवा। गंदा पानी से क्या होगा, जब ज़्यादा पानी का जमाव गंदगी हो जाएगा, मच्छर पनपने लगेंगे। तो मच्छर पनपेंगे तो अगर किसी व्यक्ति को काटेंगे तो मलेरिया फैलेरिया रोग हो गया, या फिर डेंगू रोग हो गया, ये सब हो जाता है। या फिर गंदी हवा में हम लोग सांस लेते हैं, मतलब वातावरण जो है वो सही नहीं है, तो हम लोग अगर सांस लेंगे तो हम लोग को शरीर के अंदर बहुत सारे रोग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है उसके माध्यम से मतलब हो सकता है। जैसे टीबी हो गया, खसरा हो गया, खसरा नहीं, डिप्थीरिया हो गया, क्योंकि खसरा ये तो स्किन टू स्किन होने वाला रोग है ना। तो डिप्थीरिया रोग जो होता है वो बच्चों में पाया जाता है। तो ये सब बीमारी जो होती है सांस लेने के माध्यम से हमारे शरीर में हो जाती है। तो हम लोग रोग के कारण पढ़ चुके हैं। तो अब अगला हेडिंग है रोग का वर्गीकरण। रोग का कारण, लक्षण, रोग जनन एवं प्रभावित तंत्रों अंगों के आधार पर रोग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बीमारी को हम कारण, लक्षण और किस अंग पर असर पड़ा, इस आधार पर अलग अलग बांटे हुए हैं। तो उसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ते हैं। जो रोग का वर्गीकरण है वो अनेक भागों में, जो निम्न भागों में बांटा गया है, पहले ही पढ़े थे। तो उसमें पहला है प्रभावित तंत्रों व अंगों के आधार पर। तो जैसे जिस अंग में बीमारी होती है उसी अंग के नाम से बीमारी बोली जाती है। जैसे कोई भी बीमारी हुआ तो उसको उसी अंग के नाम से जानेंगे। जैसे आँख की बीमारी, तो आँख में अगर कोई बीमारी हो गया तो उसको हम आँख का रोग कहते हैं। या फिर पेट में बीमारी तो पेट का रोग भी कहते हैं। तो जिस अंग पे असर पड़े उसी के आधार पर रोग बताया जाता है। दूसरा है रोग के संक्रमण के आधार पर। कुछ बीमारी छूने, खांसने या साथ में रहने से फैलती है, कुछ नहीं भी फैलती है। जैसे फैलने वाली बीमारी खसरा, टीबी, ये सब फैलने वाली बीमारी होती है। और जो न फैलने वाली बीमारी हो गया, डायरिया हो गया, कैंसर हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, जो ये नहीं फैलने वाली बीमारी है। तो ये रोग के आधार पे है। तीसरा है काल अवधि के आधार पर। कुछ बीमारी थोड़े दिन में, जो होता है कुछ बीमारी थोड़े दिन रहती है और कुछ बहुत दिन तक। जैसे कोई बीमारी होती है, आती है जल्दी ख़त्म हो जाती है, कोई लंबी अवधि तक चलती है, जिसको हम लोग क्रोनिक और एक्यूट बोलते हैं। क्रोनिक मतलब दीर्घकालीन और एक्यूट मतलब अचानक आना और अचानक ख़त्म हो जाना। सर्दी, जुकाम, फीवर ये अचानक आता है और अचानक थोड़े दिन में ही ख़त्म हो जाता है। और जो क्रोनिक होता है, जो लंबी अवधि तक होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ये सब जीवन भर बीमारी रहती है। तो ये भी काल अवधि के आधार पे भी होता है। अगला है बीमारी की स्थिति के आधार पर हो गया। इसमें कौन कौन सा आएंगे, तो पहला है उपचारीय। इसका मतलब जिस बीमारी का इलाज हो सकता है वो उपचारीय कहलाता है। दस्त हो गया, बुखार हो गया। दूसरा है असाध्य। असाध्य जिसका पूरा इलाज नहीं होता है। कैंसर के या फिर एड्स रोग हो गया। बृहद मतलब बहुत गंभीर बीमारी जो होती है, टीबी, कैंसर, ये बहुत
बहुत अधिक बृहद, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। कहीं कहीं सुनने को मिलता है। यह टीबी का तो होता है कि थोड़ा बहुत इलाज होने से ठीक भी हो जाता है, अगर शुरू शुरू में अगर हुआ रहता है, लेकिन कैंसर वाले मरीज आज तक कोई नहीं बच पाया है। शरीर के बाहर अगर कैंसर हुआ है तो वो लोग बच सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर किसी को कैंसर हुआ है तो वो लोग नहीं बच पाते हैं। अगला है लघु, जो एकदम हल्की बीमारी हो, सर्दी जुकाम खांसी, ये सब बहुत हल्की बीमारी हो तो ये लघु बीमारी आती है। अगला है बढ़ने वाले रोग, जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं लेकिन शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसे बीपी और डायबिटीज। बीपी वाले मरीज को कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है, या फिर डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनका भी, तो वो बढ़ते रहता है, लेकिन वो उससे कोई दिक्कत रहता है उतना, लेकिन ये नहीं कि व्यक्ति मर ही जाएगा, इतना भी नहीं दिक्कत रहता है। अगला पॉइंट है उम्र के आधार पर। उम्र के आधार पर कौन कौन मतलब क्या हो सकता है, जैसे उम्र के हिसाब से भी बीमारी अलग अलग होती है। तो इसमें पहला जन्मजात रोग, जो जन्म से पहले हुई, अंधापन, गूंगा, या फिर ओठ का कटना, तालू का कटना, ये जन्मजात मतलब अब जन्म से पहले वाला ही रोग होता है। दूसरा है शिशुओं में पाए जाने वाले में सामान्य रोग जो होते हैं, क्या क्या होते हैं। छोटे बच्चों की बीमारी, जैसे अधिकतर जो निमोनिया हो गया, दस्त हो गया, ये छोटों बच्चों में पाया जाता है। वृद्धावस्था के रोग में हो गया, जो बुजुर्ग होते हैं उनमें कौन बीमारी हो सकती है, तो वो लोग जोड़ों के दर्द से ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर बीपी से ज़्यादा वो लोग परेशान रहते हैं। तो ये रोग के आधार पे भी बीमारी बांटा गया है। अगला हेडिंग है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जैसे कि जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है उनका क्या कार्य है, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, कि वो क्या कार्य करती हैं। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन होती हैं, जो फील्ड वर्क करती हैं उनको हम लोग महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं। नॉर्मली भाषा में जो फील्ड में जाके कार्य करे उसे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं, जो जाके घर घर बताएंगी कि हम लोग को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, कौन सा भोजन कैसे करना चाहिए, या फिर कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, या फिर भोजन करने का सही तरीका क्या है, ये सब के बारे में जानकारी देना। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि रोग के संक्रमण का मार्ग क्या है, जिससे रोग मनुष्य में व्याप्त होता है। देखिए, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है लोगों को यह जानकारी देती है कि रोग कैसे फैलता है और शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो इसमें पहला हो गया मुंह द्वारा। तो मुंह द्वारा अगर हम गंदा पानी पिए या फिर गंदा खाना खाए, बिना हाथ धोए खाना खाए, तो बीमारी मुंह के रास्ते जो होती है वो पेट में चली जाती है। तो उस अगर पेट में चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ये सब रोग हो जाएगा। दूसरा है नासिका गुहा द्वारा। जैसे अगर हम कोई सांस लेते हैं, ये एक वातावरण है, एक यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति भी रहते हैं, एक अस्वस्थ व्यक्ति रहता है। अगर अस्वस्थ व्यक्ति खांसेगा छींकेगा तो उसके अंदर के बैक्टीरिया वायरस जो वातावरण में होते हैं उसमें विद्यमान हो जाते हैं, मतलब मंडराते रहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेगा तो उसमें क्या करेगा, जो बैक्टीरिया वायरस होगा एक स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। तो अगर वो जो अस्वस्थ व्यक्ति है अगर उसको टीबी हुआ है तो स्वस्थ व्यक्ति में भी वो रोग हो सकता है। तो ये मतलब सांस लेने के द्वारा ही होता है। तो इसमें जैसे टीबी हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, या कोरोना हो गया, ये सब सांस लेने से होता है। इसलिए जो अस्वस्थ व्यक्ति रहते हैं उसको लोग बोलते हैं कि आप इधर या उधर ना थूके, छींक आता हो तो मुंह का मतलब मुंह पे रुमाल का इस्तेमाल करें। तो अगला है कृमि द्वारा। तो कृमि द्वारा पेट में कीड़े या गंदे हाथ, मिट्टी आदि पका खाना खाने से हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो कोई गंदगी रहेगा, गंदगी जाएगा तो कीड़ा
फिर पेट की बीमारी बन जाती है। तो अगला, गुप्त रोग से ग्रसित व्यक्तियों के साथ सहवास से, मतलब जो गुप्त रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके साथ संबंध बनाने से भी बहुत सारी बीमारियां एक स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति HIV से पीड़ित है, या सिफिलिस रोग हो गया, या फिर गोनोरिया रोग हो गया, इससे अगर पीड़ित है तो उसके साथ सहवास करने से ये एक मतलब स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल सकता है। अगला है जानवरों के काटने से। जानवरों के काटने से भी अगर पागल कुत्ता, बंदर या फिर अन्य जानवर काट ले तो बीमारी हो सकती है। जैसे जो भी जानवर 4 पैर के होते हैं अगर काटते हैं तो रेबीज रोग होता है। अधिकतर मतलब 4 पैर के जानवर जो भी काटते हैं रेबीज रोग होता है, लेकिन अधिकतर जो रेबीज बीमारी कुत्ता जो होता है उसके काटने से अधिकतर रेबीज बीमारी देखने को मिलता है, वो भी पागल कुत्ता। अगला है मच्छरों के काटने से रोग। गंदे पानी में मच्छर पैदा होते हैं। जहाँ पानी का जमाव रहेगा तो गंदगी रहेगा तो मच्छर पैदा होंगे। फिर वही मच्छर काटता है तो वो बीमारी दे के चला जाता है। ये मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फैलेरिया हो गया, या फिर काला जार हो गया, ये सब मच्छर के काटने से बीमारी होती है। मच्छर। अगला है कटे फटे घावों द्वारा रोग का संक्रमण। जो कटा फटा अगर शरीर में जख्म हो और उसमें गंदगी या मिट्टी चली जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है। कोई घाव अगर है, अगर कटा फटा है, वहाँ पे अगर बाहर वातावरण में जा रहे हैं उसको ना बैंडेज करें तो जो धूल कण होते हैं यहाँ पे घाव के इर्द गिर्द अगर जम जाएंगे तो वो इन्फेक्शन फैला के और उसको बड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए बाहर अगर हम लोग जाते हैं तो उसको बैंडेज से बांध लेना चाहिए ताकि सुरक्षित रहे। तो वैसा नहीं करने पर टेटनस रोग हो गया या फिर घाव में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सब बीमारी हो जाती है। तो ये एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य होता है जो जाके या फिर किसी को भी बताए कि ये बीमारी कैसे होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें।